बात करता हूँ। इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिले। इस लाइव में हम जब आप चाहेंगे तब आपके कमेंट के आंसर्स आपको प्रोवाइड करेंगे और आपके जो सवाल होंगे उन सवालों के पर्टिकुलर आयुर्वेद पर्सपेक्ट से मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा ताकि आपके जीवन में स्वास्थ्य को ला सकूं। यदि आप नए हैं चैनल पे, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वीडियोस देखते रहते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन समय पे आने पर आप मुझसे सही समय पर जुड़ पाएंगे और मेरे वीडियोस आपको सही समय पे प्राप्त हो पाएंगे। आज का जो थंबनेल आपने देखा उस थंबनेल में मैंने सबसे बड़ी चीज़ डिस्कस करने के लिए रखी है कि आयुर्वेद को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद के बारे में समाज में गलत तरीके से प्रचारित की जाती हैं। जैसे आयुर्वेद को एक धर्मशास्त्र के रूप में जोड़ा जाता है, जिससे बहुत बड़ा वर्ग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाने से दूर रहता है और उससे दूरी बनाए रखता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि आयुर्वेद एक धार्मिक सब्जेक्ट है। जी हाँ, इसके अंदर धार्मिक चीजें हैं बट वो साइंटिफिक वे में है। फॉर एग्जाम्पल, आचार्य चरकने चरक संहिता में एक कंसेप्ट बताया है कि अतुल्य गोत्रीय अध्याय करके एक चैप्टर लिखा है। उस अतुल्य गोत्रीय अध्याय का लिखने का रीजन ये था कि आज जब हम विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो उसमें गोत्र का हम एक गोत्र को हम छांटते हैं, एक अलग कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि इस गोत्र में शादी होगी, इसमें नहीं होगी। उसके पीछे का रीजन आज के समय में बहुत सार्थक नजर आता है कि आज जो जेनेटिक डिजीज आज आ रही हैं संतानों में, वो जेनेटिक डिजीज से बचाव करने के लिए उस समय गोत्र को अलग रखने की आवश्यकता थी। चलिए, आप गोत्र को नहीं छांटना चाहते तो आप जेनेटिक डिजीज का परीक्षण करा करके जेनेटिक डिजीज से आप बच सकते हैं। तो एक धार्मिक शास्त्र नहीं है ये हमारे वेदों से जरूर लिया गया है। बोला जाता है, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अथर्ववेद से आयुर्वेद को अलग किया गया है। इवन हमारे चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में आयुर्वेद के वर्णन मिलते हैं, रामायण में मिलते हैं, महाभारत में मिलते हैं। इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि एक धार्मिक शास्त्र है ये पूरे तरीके से, जबकि इससे ये स्पष्ट होता है कि महाभारत के समय भी आयुर्वेद था। वेदों की जब रचना हुई तो वेद एक्चुअली में हमारे क्या है, वेद एक्चुअली में मॉड्यूल्स हैं हमारे जीवन को जीने के लिए, कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो इन प्रॉब्लम्स को आपको कैसे फेस करना है। उसमें हर चीज के बारे में बताया गया है, कृषि के बारे में बताया गया है, मेडिसिन के बारे में बताया गया है, अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। तो मेडिसिन के रूप में आयुर्वेद को लिया। अब आयुर्वेद के दो पर्सपेक्ट हमारे यहाँ निकल के आते हैं। पहला पर्सपेक्ट होता है कि आपको स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहने के लिए आपको दिनचर्या कैसी करनी है। तो दिनचर्या आपको कैसी करनी है उसके बारे में बताया है कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के लिए एक साधन बता दिया कि ईश्वर से जुड़ जाइए। ईश्वर नहीं है तो किसी भी ऑब्जेक्ट से आप फोकस करके आप वहां पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो आज मॉडर्न योगा के अंदर सिखाया जाता है। तो इसका कहीं भी ये अर्थ नहीं होता कि एक ये धार्मिक शास्त्र के रूप में आयुर्वेद स्थापित है। जी हाँ, आयुर्वेद के रामायण में आने पर यह उल्लेख मिलता है, जैसे सुषेण वैद्य के बारे में बताया जाता है। जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी से उपचार किया गया लक्ष्मण जी का, तो उस समय सुषेण वैद्य जी को लाने के लिए बताया गया है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि उस समय भी वैद्य का यानी चिकित्सक का, डॉक्टर का बहुत बड़ा महत्व होता था। उस समय भी ये साइंस था। तो इस मिथ को आप निकाल दीजिए। आयुर्वेद एक पर्टिकुलर एक साइंस है। ये अपने सिद्धांत पर, जैसे आज एलोपैथी के अपने पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स हैं, होम्योपैथ के पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे ही आयुर्वेद के एक सटीक सिद्धांत हैं। जैसे दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, ये शरीर 3 दोषों से, मल से और धातुएं जो 7 प्रकार की हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन चीजों का समूह है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि पंच महाभूत से मिलकर के बना हुआ है। जी,
फ्रूट्स का गलत टाइम पर खाने से क्या हो नुकसान कर सकता है। देखिए, एक्चुअली में फ्रूट्स नुकसान तो नहीं कर सकते, लेकिन आप सही समय पर फ्रूट्स को लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। इवन मैं बता दूं, आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत या भागवत में भी लिखा है कि आप जूसेस ले रहे हो, यानी स्वरस कल्पना यदि आप ले रहे हो, जो जूसेस होते हैं फ्रूट्स के, तो वो बहुत हैवी होते हैं डाइजेस्ट होने में, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन काफ़ी समय लगता है उनको पचने में। फ्रूट्स जो होते हैं वो हाई मिनरल्स कंटेंट होते हैं, उसके अंदर विटामिन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और हाई फाइब्रस डाइट होती है, तो इनको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर फ्रूट से आपको पूरी एनर्जी लेनी है, पूरे मिनरल्स लेने हैं, पूरे विटामिन लेने हैं, उसके पूरे फाइबर्स का बेनिफिट लेना है, तो आप फ्रूट्स को मॉर्निंग में लें, नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। रात को लेने से ये कंप्लीट तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये आपको नुकसान तो नहीं लेकिन कंप्लीट फायदा भी नहीं करेंगे। तो आपके वैसे भी फ्रूट्स महंगे हैं, तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे और आप कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। तो जो मैंने बताया, आयुर्वेद एक धर्मशास्त्र के रूप में नहीं है, एक मेडिकल साइंस है, रिसर्च बेस्ड साइंस है। कई रिसर्च हो रही है इसके ऊपर और रिजल्ट प्राप्त किए जा रहे हैं। दूसरा कि एक पंचकर्म थेरेपी हमारे आयुर्वेद में आती है। थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, इन देशों में स्पा सेंटर ओपन किए। उन स्पा सेंटर्स को देख करके हमारे इंडिया में भी रिट्रीट सेंटर्स होते हैं, रिसोर्ट्स होते हैं, कई होटल्स स्पा की फैसिलिटी आपको उपलब्ध कराते हैं। जिसका अर्थ ये नहीं है कि आपका जो आयुर्वेद है वो एक स्पा के रूप में काम करता है। अरोमा थेरेपी आ गई है मार्केट में, जिसमें सुगंधित द्रव्यों से ट्रीटमेंट किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेद जो पंचकर्म है हमारा एक अरोमा थेरेपी है। इवन अगर मैं सिंपल तरीके से कहूं कि पंचकर्म को मसाज से जोड़ दिया जाता है। मसाज ना हो करके पंचकर्म में 5 स्टेप होते हैं: वमन, ब्रेचन, वस्ती, रक्त मोक्षण, शिरोब्रोचन। इस प्रकार से 5 इसके कंसेप्ट हैं जो डिजीज और दोष के अनुसार हर रोगी पर अलग अलग तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। तो पंचकर्म एक मसाज थेरेपी नहीं है। पंचकर्म आयुर्वेद की उत्कृष्ट चिकित्सा पद्धति में से एक है। एक ऐसा प्रिंसिपल है, जैसे मॉडर्न साइंस में सर्वश्रेष्ठ सर्जरी को बोला गया है कि सर्जरी जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती वो सर्जरी से, यहां आयुर्वेद में सर्जरी आयुर्वेद का पार्ट है। डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पर एक समय पे सर्जरी रहा था। रिसेंटली जो डिस्कवरी चैनल वाले हैं उन्होंने रिसर्च किया कि शायद सहारा या थार के रेगिस्तान में, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, वो स्कल, वो खोपड़ी जो सिर की होती है वो प्राप्त हुई है, जिसमें आचार्य सुश्रुत ने एडवांस लेवल की सर्जरी परफॉर्म की थी उस समय पर। तो सर्जरी भी आयुर्वेद का बहुत बड़ा पार्ट है और आयुर्वेद से ही सर्जरी पैदा हुई है। आज भी आप गूगल करके देखेंगे फादर ऑफ सर्जरी, तो आपको आचार्य सुश्रुत का नाम आएगा। आप बिल्कुल भी मत लिखिएगा फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, आप लिखिएगा फादर ऑफ सर्जरी, तो वहां पर सुश्रुत जी का नाम आता है। सर्जरी भी आयुर्वेद की देन है और पंचकर्म उसी प्रकार से आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बोली गई है। ऐसे कई रोग हैं जो बहुत ज्यादा ठीक करने में प्रॉब्लम आती है, उन रोगों को हम पंचकर्म से साध्य करते हैं। जिन रोगों में एलोपैथी सिस्टम बोल देता है कि ये मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकते, सर्जरी से नहीं हो सकते, उन रोगों में भी पंचकर्म के जरिए हम बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। थर्ड बहुत बड़ा मिथ है कि आयुर्वेद में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट केवल सेक्सुअल डिजीज का होता है। जी हाँ, आयुर्वेद में सेक्सुअल डिजीज का ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छे लेवल का ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छा, या यूं कहूं कि परमानेंट ट्रीटमेंट है। बट आयुर्वेद ओनली सेक्सुअल डिजीज पर काम नहीं करता है, ये कंप्लीट हर डिजीज पर कार्य करता है, क्योंकि आयुर्वेद आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बनाया गया है। आपके शरीर जिससे बना हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। जो है स्टोन के लिए पाषाण भेद के जो चूर्ण है उसकी जगह पाषाण भेद का जो है पत्थर चट्टा, जिसको पाषाण भेद बोला जाता है, उसके पत्ते खा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अकेला
अगर 2 या 3 या 4 mm तक का स्टोन है तो पत्तों को खा सकते हैं, लेकिन आप कितने पत्ते खाएंगे? आपको कम से कम 25 से 30 पत्ते खाने पड़ेंगे, जब जाकर के वो रिजल्ट मिल पाएगा। पाउडर फॉर्म में क्या होता है कि पाउडर फॉर्म में आप पाषाण वेद के पाउडर के साथ उसमें कई ऐसी औषधियां होती हैं। पाषाण वेद स्टोन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। आपकी किडनी स्टोन को पाषाण वेद ने तोड़ दिया, मान लीजिए पत्थर को तोड़ दिया, अब उस पत्थर को निकालने के लिए भी जरूरी है तो कुछ डायूरेटिक औषधियां होती हैं जिन्हें मूत्र जनन औषधि बोलते हैं आयुर्वेद में, जैसे गोक्षुर हो गया, पुनर्नवा हो गया, उशीरा हो गया, चंदना सब हो गया। ऐसी कुछ औषधियों को पाषाण वेद चूर्ण के साथ मिक्स करके जब दिया जाता है तो वो रिजल्ट देती हैं। तो जो पाषाण वेदादि चूर्ण है उसका नाम सुनिए, पाषाण भेद आदि चूर्ण। आदि का अर्थ ही है कि इसमें और भी मेडिसिन जुड़ी है जो अच्छा काम करती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पाषाण वेद आदि चूर्ण का प्रयोग करें। सिंगल पाषाण वेद से 2 या 3 mm की अगर स्टोन होगी तो वो ठीक हो जाती है। तो आयुर्वेद में कंप्लीट सारी डिजीज के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, उस समय भी थे, आज भी हैं। आयुर्वेद को बहुत हल्के में लेकर के लोग बाग चलते हैं कि आयुर्वेदिक वैद्य है तो आयुर्वेदिक वैद्य की फीस ज्यादा नहीं होगी, और इवन हमारे एक प्रचलन चलता है कि हम लोग फीस बहुत कम रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम लेवल पर आंका जाता है वैद्य को। जबकि एक्चुअल में बता दूं, एक तरीके से हम इसको अपना धर्म मानते हैं चिकित्सा को, इसलिए हम चाहते हैं किसी की पॉकेट पर इतना वर्डन ना पड़े, इसलिए मोस्टली हम वैद्यों की फीस या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है, लेकिन इसकी नॉलेज उस फीस से बहुत ज्यादा है जिसका रिजल्ट आपको मिलने वाला होता है। तो आयुर्वेद में आपको यदि जाना है तो बिल्कुल जाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। और हाँ, एक और मिथ मैं आपको क्लियर कर दूं जो बहुत बड़ा है। मोस्टली पेशेंट ये कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत धीमे कार्य करता है। जरा आप सोचिए, आयुर्वेद में रोगी कब आता है? हम वैद्यों के पास रोगी कब आता है? पहली बार जब उसे बीमारी होती है, पहला सिम्टम दिखता है, तब वो हमारे पास आता है? नहीं, वो सबसे पहले एलोपैथिक सिस्टम में जाता है, फिर किसी और सिस्टम में, और फिर कई डॉक्टर्स को ट्राई करने के बाद 1-2 साल बाद जब रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो रोगी हमारे पास आता है। एक एग्जांपल मैं इसके तौर पर देना चाहूंगा। एक बूंद पानी आप नीचे टपकाइए, उसको साफ करने में कितना समय लगेगा? आप इस सवाल को खुद अपने आप से पूछिए। एक बूंद पानी जमीन पर टपकाइए, उसको साफ करने में कितना टाइम लगेगा? कुछ सेकंड। और आप एक बाल्टी पानी फैला दीजिए और उसको साफ करने में कितना समय लगेगा? जवाब यही छुपा हुआ है। जब रोग पूरे शरीर में फैल जाता है, काफी समय पुराना हो जाता है वो रोग, तब वो रोग जाकर के आपको बहुत समय तक उपचार करने की सलाह देता है। चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, कोई सा भी हो, जब रोग बढ़ जाएगा, बहुत समय ले लेगा रोग, तब वो ठीक होने में भी समय लेगा। सिद्धांत है, क्योंकि एक जगह से उस रोग को नहीं निकालना है, वो रोग की जड़ बहुत फैल चुकी है, उन जड़ों को काटने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और एक और मिथ मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा मिथ है कि आयुर्वेद में परहेज करना बहुत ज़रूरी है, एलोपैथी में परहेज नहीं किया था। देखिए, हर सिस्टम बोलता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, आपकी बाल्टी में एक छेद कर दूं मैं, और उस छेद करने के बाद मैं आपको कह दूं कि इसके अंदर पानी भर लीजिए और पानी भर के ले आइए, तो आप पानी भर के क्या उतनी पूरी बाल्टी भर के लेके आ पाएंगे? नहीं, क्योंकि उस छेद में से पानी निकल जाएगा। ऐसे ही आपके रोग की एक वजह होती है जिस वजह से वो रोग आपको होता है, तो उन्हीं चीजों को हम बंद करवाते हैं। पहले उस बाल्टी का छेद बंद करना है, तब पानी भरना है, तो वो रोग जड़ से समाप्त होता है। तो इन मिथ्स के साथ मैं आज इस लाइव में आया था, आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब भी दिए, और चाहता हूं कि आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहें।
तो मैं कल फिर किसी और मिथ के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। अपने सवालों को लिख लीजिए, कल मुझसे पूछिएगा। मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।